नमस्कार, मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल धर्मध्वज पर। भारतीय ज्योतिष को विज्ञान और तर्क के दृष्टिकोण से हम लोग देख रहे हैं और आप पहुंचे हैं अपने चौथे एपिसोड पर। पिछले 3 एपिसोड में हमने वैज्ञानिकों, तर्कवादियों और बुद्धिजीवियों के दृष्टिकोण से जो नतीजा निकाला है ज्योतिष के बारे में, वो ये है कि ज्योतिष का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और ज्योतिष कोई विज्ञान है ही नहीं। जिसके बाद एक और बड़ा सवाल उठता है कि भाई, जब ज्योतिष का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और ये कोई वैज्ञानिक विषय नहीं है, तो आखिर क्यों अनपढ़ से लेकर के पढ़े लिखे लोगों की एक बड़ी जमात ज्योतिष को फॉलो करती है? अगर ज्योतिष सिर्फ तुक्के और अंदाज़ों पर आधारित एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो क्यों लोग इसे इतना सीरियसली लेते हैं? देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि वर्तमान विज्ञान की कसौटी पर ज्योतिष पूरा खरा तो उतरता नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो लोगों का यकीन बना हुआ है वो इसके कॉम्प्लिकेटेड और मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर के कारण है। समाज में मौजूद पता नहीं कितनी ही बातें, कितने ही संस्कार ऐसे हैं जिनको फॉलो करने का कोई लॉजिकल बेस नहीं है, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन हम उसे करते हैं। जबकि ज्योतिष में तो बहुत कुछ ऐसा है जिसको जानना समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। असल में देखा जाए तो ज्योतिष में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, थोड़े बहुत विज्ञान और बहुत सारे गणितीय तत्वों का समावेश है। और यही वो मुख्य कारण है कि हमारा समाज और हमारा आधुनिक विज्ञान ज्योतिष के वजूद और ज्योतिष के अस्तित्व को खारिज नहीं कर सका है। ज्योतिष समेत किसी भी सब्जेक्ट को हम केवल इस आधार पर तो खारिज नहीं कर सकते ना कि ज्योतिष वर्तमान विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा है, बल्कि इसकी स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के लिए हमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स का भी ध्यान रखना ही होगा। हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा और भारतीय दर्शन में सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाले वेदों के जो 6 अंग माने गए हैं, उन 6 वेदांगों में, जिनमें शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त और छंद को भी जहां इसी सूची में रखा गया है, वहां पर छठा वेदांग ज्योतिष को ही स्वीकार किया गया है। बल्कि ज्योतिष को तो वेदों का चक्षु अर्थात आंखें माना गया है। पुराने समय में तो वेदों में वर्णित हवन, यज्ञ और दूसरे धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों के लिए ज्योतिष ही खगोलीय गणनाओं तथा समय मापन के लिए एक टॉर्च बियरर का, एक मार्गदर्शक का, एक गाइड का काम किया करता था। सैकड़ों हजारों साल से आज तक हमारे शादी ब्याहों, नामकरण, शिक्षा, व्यवसाय, मृतक संबंधित कर्म और अन्य कामों के लिए मुहूर्त आदि निकालने के जो कार्य हमने ज्योतिष के जरिए किए या करवाए, उसने इस विषय को धीरे धीरे हमारे बीच सामाजिक रूप से मान्यता दे दी और फिर हमारे बुजुर्गों और हमारे समाज ने इसको अपनी गौरवशाली परंपरा के रूप में ही स्वीकार कर लिया। परंपराएं यानी ट्रेडिशन जो हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र होती रहती है और लोगों के दिलो दिमाग में बैठ जाती है। इसलिए बेशक हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे मान्यता दें या ना दें, प्राचीन भारतीय शिक्षा और दर्शन में ज्योतिष ने एक बड़े मार्गदर्शक, एक गाइड के रूप में काम किया है। इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है। ज्योतिष हमारे समाज में सामाजिक और व्यवहारिक उपयोग भरे निर्णयों यानी प्रैक्टिकल यूज होने वाले डिसीजंस में भी हेल्पफुल रहा है। उदाहरण के लिए ज्योतिष में कुंडली मिलान की रीत यानी ब्याह शादी के अंदर हम लोग जो कुंडली मिलवाते हैं लड़के और लड़कियों की, ये आपसी तालमेल, आपसी सामंजस्य की भावना को आंकने का एक इफेक्टिव मेथड रहा है। देखिए, भले आप ब्राह्मणों को, पंडितों को, ज्योतिषियों को कितनी ही कटु आलोचना से देख लीजिए, लेकिन ये भी एक कड़वा सत्य है कि छोटे बड़े सामाजिक आयोजनों और छोटे बड़े फैसलों में विभिन्न समुदायों को आपस में जोड़ने के लिए ज्योतिषी और पंडित हजारों सालों से सामुदायिक स्तर पर एक बढ़िया सलाहकार की भूमिका निभाते रहे हैं। ज्योतिषी और पंडित हमारे सोशल स्ट्रक्चर यानी सामाजिक ताने बाने को, हमारे सांस्कृतिक ढांचे को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए भी लोग अपनी समस्याओं और अपने कामों के लिए एक काउंसलर के तौर पर इनके ऊपर ही यकीन करते रहे हैं। इसके अलावा लोगों के मन में ज्योतिष का जो मनोवैज्ञानिक बेस रहा है
क्योंकि जीवन की अनिश्चितताओं को लेकर लोग लगातार गाइडेंस मांगते हैं। ये इसका साइकोलॉजिकल रीजन है। अब यदि किसी के घर में क्लेश चल रहा हो या कोई व्यक्ति बेरोजगार हो तो ऐसे सवालों की काउंसलिंग विज्ञान एकदम से नहीं कर पाता है। काउंसलिंग कर भी दे तो उसके पास इसका कोई फास्ट और इजी सॉल्यूशन मौजूद नहीं है। इसलिए अक्सर इन हालातों में मानसिक और पारिवारिक समस्याओं से घिरे हुए लोगों को ज्योतिष अपनी भविष्यवाणियों और सलाह के माध्यम से मानसिक शांति यानी मेंटल पीस तो दे ही देता है। अब कई लोग भले इस बात को अंधविश्वास करार दें, लेकिन ये एक जांची परखी हुई बात है कि जब जब लोग जीवन में अनिश्चितता, दुविधा या संशय में हो और हेल्पलेसनेस फील करें, या हमारे आसपास के लोग किसी साध्य असाध्य बीमारी की चपेट में हों, पैसे के संकट में हों या किसी भी बात को लेकर भविष्य की चिंता करते हुए दिखाई दे रहे हों, तो इन हालातों में ज्योतिष एक काउंसलिंग एजेंट के तौर पर, एक सलाहकार के तौर पर उनको ये विश्वास दिलाता है कि उनकी ये सब चिंताएं अंडर कंट्रोल है, यानी नियंत्रण में है, ऑल इज वेल, और आगे बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा भी विश्वास ज्योतिष दिलाता है। यानी ज्योतिष कुछ और करे या ना करे, साइकोलॉजिकली ये लोगों को मजबूत जरूर करता है। आधुनिक विज्ञान जीवन की सभी अनिश्चितताओं, सभी दुविधाओं का जवाब नहीं दे सकता। ऐसी सिचुएशन में ज्योतिष उनके लिए एक ऐसी इजीली अवेलेबल ऑप्शन है जो ये जवाब दे करके लोगों को संतुष्ट कर सकता है। इस कारण ज्योतिष के उपाय करने के बाद अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस महसूस करने वाले लोग इसे पूरी तरह से अपने ऊपर असरदायक, अपने ऊपर इफेक्टिव मानते हैं। ज्योतिष सबसे ज़्यादा उन लोगों की भी मदद करते हुए आया है जो दार्शनिकता या आध्यात्मिकता के संदर्भ में अथवा विज्ञान से परे जाकर के जीवन का अर्थ तलाश रहे होते हैं। जीवन की अनिश्चितता के कारण अक्सर जीवन में जब कारण या अकारण बहुत कुछ बुरा घट जाता है और जब हम वाई मी यानी मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, इस तरह की बातें कहते हुए फ्रस्ट्रेट हुए घूम रहे होते हैं, तब ज्योतिष कर्म सिद्धांत और पूर्व जन्म के कर्मफल जैसी बातों के आधार पर हम लोगों को अपने साथ बीत रही या बीत चुकी बुरे से बुरी घटनाओं को स्वीकार करने में और उनसे उभरने में मानसिक शक्ति देता है। कहने का भाव यह है कि ज्योतिष इंसान को मेंटल पीस और लाइफ में मौजूद स्ट्रगल के लिए जरूरी कॉन्फिडेंस देने में सफल रहा है। ये मानव को उसके स्वभाव, उसकी नेचर, खास करके उसकी कमजोरियों के बारे में सोचने का और उनसे उभरने का अवसर प्रदान करता है। यानी ज्योतिष की शरण में आए लोग अक्सर आत्ममंथन करना सीख जाते हैं। ज्योतिष की एक बड़ी क्वालिटी ये भी है कि ज़रूरत के टाइम ये लोगों में निर्णय लेने की क्षमता को यानी डिसीजन टेकिंग एबिलिटी को मजबूत करता है। इसके अलावा ज्योतिष में दर्शन अर्थात फिलॉसफी भी शामिल है। ज्योतिष में कर्म और भाग्य को आपस में जोड़ा हुआ है। कई बार पूरे मन पक्के इरादे से काम करने के बाद भी जब वांछित सफलता इंसान को नहीं मिलती है तो अक्सर आदमी अंदर से हारा हुआ, टूटा हुआ महसूस करता है। इस सिचुएशन में ज्योतिष व्यक्ति को यह समझाने में मदद करता है कि उसके वर्तमान जीवन में मिल रहे फलों में उसके पूर्व जन्म के कर्मों का समावेश भी है। नैतिकता का पाठ सिखाता हुआ ज्योतिष आदमी को यह भी सिखाता है कि अपने फ्यूचर की बेटरमेंट के लिए व्यक्ति को अच्छे कर्मों की जरूरत है। इसके अलावा ज्योतिष व्यक्ति को भारतीय दर्शन के प्रमुख तत्वों मोक्ष, दर्शन और आत्म साक्षात्कार जैसे विचारों से भी जोड़ता है। और ज्योतिष की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह विश्व और मानव को यह कहकर एक करता है कि ग्रहों और मानव जीवन के बीच एक लौकिक संबंध है। ज्योतिष की यह बात भारतीय दर्शन की वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को मजबूत करती है। बुद्धिजीवियों की नज़र में भले ज्योतिष कंप्लीट साइंस ना हो, पर ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि इसने अपने अंदर कई विषयों को गहन रूप से तो कई विषयों को मोटे तौर पर समायोजित किया हुआ है। जैसे हम पिछले एपिसोड में ये बात तो कर ही चुके हैं कि ज्योतिष खगोल विज्ञान का अनुसरण करता है, क्योंकि ज्योतिष का बेस विभिन्न खगोलीय पिंडों जैसे ग्रहों, नक्षत्र और राशियों की गति, उनकी स्थिति और उनके प्रभाव पर टिका हुआ है। इसमें विभिन्न ग्रहों की चाल, गोचर, नक्षत्रों की स्थिति और सूर्य चंद्रमा के गति चक्रों का अध्ययन किया जाता है। हमें यह भी पता चलता है कि ज्योतिष में गणित की भूमिका सबसे ज़्यादा है।
कुंडली के निर्माण में, ग्रहों की डिग्री में, ग्रहों की दशाओं और अंतरदशाओं में, पंचांग के निर्माण की गणनाओं में गणित का उपयोग होता है। ज्योतिष का गणित इतना सटीक है कि इसके गणितीय मॉडल पर अब ज्योतिष के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एग्जैक्ट कैलकुलेशन दे रहे हैं। ज्योतिष में आध्यात्मिकता और धर्म का समावेश सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा ज्योतिष को पुराने समय से ही शुभ समय निर्धारित करने वाले विषय के रूप में यानी इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी अर्थात मुहूर्त शास्त्र के रूप में भी जाना जाता है। जिस समय विज्ञान आज की तरह उन्नत नहीं था, तब से लेकर आज तक भी ज्योतिष ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर बारिश, सूखा और मौसम की अन्य स्थितियों के बारे में व्याख्या करता रहा है। यानी इसे प्राचीन विश्व का मौसम विज्ञान कहना भी गलत नहीं होगा। पुराने समय से लेकर आज तक ज्योतिष का एक घटक चिकित्सा ज्योतिष यानी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के रूप में भी मान्य रहा है। यह शरीर के विभिन्न अंगों, रोगों और स्वास्थ्य से संबंधित ग्रहों का अध्ययन करते हुए बीमारियों के करेक्ट डायग्नोज और उनकी रेमेडी पर भी काम करता रहा है। यानी उल्लेखनीय ये भी है कि पुराने समय में ज्योतिष के आधार पर ही बीमारियों की पहचान और औषधि बताई जाती रही थी। उपरोक्त बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जिसमें अनेक विषय समाये हुए हैं। इसमें विज्ञान, गणित, मनोविज्ञान, दर्शन, कला और आध्यात्मिकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों का समावेश है। ये न केवल व्यक्तिगत जीवन को समझने में मानव की मदद करता है, बल्कि सामाजिक और प्राकृतिक घटनाओं का भी बढ़िया विश्लेषण करता रहा है। यानी कुल मिलाकर ज्योतिष का वैज्ञानिक महत्व हो या ना हो, लेकिन ये ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक रूप से भारतीय लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये लोगों को अनिश्चितता में मार्गदर्शन देता है, आशा देता है और विपरीत परिस्थितियों पर मानव को उसके नियंत्रण का एहसास करा करके उसको मानसिक बल देता है। लोग इसे इसलिए भी अपनाते हैं कि ये उनकी भावनात्मक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए भले आधुनिक विज्ञान इसे छद्म विज्ञान बेशक कहे, इसके सिद्धांतों, इसकी भविष्यवाणियों को वैज्ञानिक रूप से सत्यापित ना कर पाए, बेशक विज्ञान ये कहे कि ग्रहों, नक्षत्रों की स्थिति और मानव जीवन के बीच कोई ठोस प्रायोगिक प्रमाण नहीं मिला है, इसके बावजूद ज्योतिष को केवल पाखंड मानना, ज्योतिष को केवल झूठ मानना इतना सहज नहीं है। क्योंकि एक बड़े दृष्टिकोण से देखने पर हमको पता चलता है कि भारतीय संस्कृति में ज्योतिष गहरे तक समाया हुआ है। यहाँ लाखों करोड़ों लोग कुंडली, ग्रहों, नक्षत्रों और दशाओं के आधार पर अपने जीवन का निर्णय लेते हैं। इसके अनुयायियों के लिए ज्योतिष विश्वास और परंपरा का हिस्सा है। ये अक्सर अंदर से टूटे हुए व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक सहारा देता है। हालांकि इसकी आलोचना करने वाले लोग ऐसा भी कहते हैं कि ज्योतिष लूट का धंधा है। बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन आज के समय में राजनेताओं से लेकर सरकारी अफसरों तक, वैज्ञानिकों से लेकर डॉक्टरों तक, पुलिस से लेकर के हर सरकारी, गैर सरकारी महकमों, अध्यापकों, पत्रकारों में अनैतिक लोग मिलते हैं, तो जाहिर है ज्योतिष के क्षेत्र में भी ऐसे लोगों का समावेश हो सकता है। ये धारणा गलत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार हम एक ही डंडे से, एक ही धारणा से, एक ही विचारधारा से सब राजनेताओं को, सब अफसरों को, सब पुलिस वालों को, सब पत्रकारों को नहीं हाँक सकते, यानी बेईमान करार नहीं दे सकते, उसी प्रकार सारे ज्योतिषी केवल लूट का धंधा करने वाले हैं और पाखंडी है, ऐसा भी नहीं है। अब अंत में मैं यही कहूँगा कि ज्योतिष पाखंड है या नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अगर आप केवल वैज्ञानिक तर्क को प्राथमिकता देते हैं तो यकीनन इसकी भविष्यवाणियाँ और इसके सिद्धांत आपको संदिग्ध लग सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के रूप में देखते हैं तो ये आपके जीवन में एक मार्गदर्शक का काम करता है। इसलिए अब ये निर्णय कि ज्योतिष पाखंड है या नहीं, ये निर्णय मैं आपके ऊपर ही छोड़ते हुए आज के इस विषय पर यही विराम लगाता हूं। तो हम देख सकते हैं कि ज्योतिष के वर्तमान संदर्भ पर बहुत बात हो चुकी है और अब वक्त शुरू हो चुका है इसके असल रूप को जानने का, इसके मूल विषय में जाने का, और वक्त शुरू हो गया है 9 ग्रहों, 12 भावों, 12 राशियों
और 27 नक्षत्रों के अति रहस्यमयी खेल को समझने की कोशिश का। तो अगले एपिसोड से हम चलेंगे ज्योतिष के उस प्राचीन सनातन ज्ञान की अमूल्य निधि की ओर, जो हजारों वर्षों से ग्रहों और नक्षत्रों के सूक्ष्म प्रभावों के माध्यम से मानव जीवन में कर्म और भाग्य का विश्लेषण करता हुआ हमारे जीवन को एक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करता रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड में और शुरू करेंगे ज्योतिष को इसके मूल भावों से जानना। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।